हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है, पढ़ी है, लेकिन क्या हम उस रामायण को जानते हैं जो सबसे पुरानी है? चलिए, आज हम समय में पीछे चलते हैं और वाल्मीकि रामायण के उस रूप को खोजते हैं जो सदियों से कई परतों के नीचे छिपा हुआ है। ये एक महाकाव्य के जन्म और उसके सफर की कहानी है। जब हम रामायण का नाम लेते हैं तो क्या हम सब एक ही ग्रंथ के बारे में सोच रहे होते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस आम धारणा को चुनौती देता है कि इस महाकाव्य का कोई एक अकेला और सही संस्करण मौजूद है। ये आंकड़ा जरा देखिए, कितना चौंकाने वाला है। उत्तर और दक्षिण भारत में मिली रामायण की पांडुलिपियों में सिर्फ 1/3 हिस्सा ही शब्द ब शब्द एक जैसा है, यानी 2/3 हिस्सा अलग है। यहीं से शुरू होती है रामायण की पहेली। कहानी एक, लेकिन उसके रूप इतने सारे। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए 20वीं सदी में एक ऐतिहासिक कोशिश हुई। बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के विद्वानों ने रामायण के सबसे पुराने संभावित रूप को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। ये काम कितना बड़ा था सोचिए, इसे पूरा होने में 15 साल लग गए। जी हाँ, 1960 से 1975 तक विद्वानों की एक पूरी टीम ने रामायण के हर उपलब्ध संस्करण का विश्लेषण किया। ये अकादमिक प्रयास अपने आप में एक महाकाव्य से कम नहीं था। तो ये आलोचनात्मक संस्करण आखिर है क्या चीज? देखिए, ये मूल रामायण नहीं है, क्योंकि वो तो शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। ये एक वैज्ञानिक पुनर्निर्माण है। विद्वानों ने सैकड़ों पांडुलिपियों की तुलना करके उस पाठ को फिर से बनाने की कोशिश की, जो इन सभी अलग अलग संस्करणों का सबसे पुराना साझा स्रोत हो सकता है। तो इन विद्वानों ने ये काम किया कैसे? उनकी पूरी प्रक्रिया किसी साहित्यिक जासूसी से कम नहीं थी। समझिए कि हर पांडुलिपि एक गवाह थी और हर श्लोक एक सुराग। उनका काम था उन हिस्सों को खोजना जो सबसे पुराने थे और कहानी की सभी शाखाओं में एक जैसे मिलते थे। ये प्रक्रिया 4 खास चरणों में पूरी हुई। सबसे पहले पूरे भारत से अलग अलग प्राचीन लिपियों में लिखी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। फिर हर एक श्लोक की बहुत बारीकी से तुलना की गई। इसके बाद ये देखा गया कि कौन से श्लोक उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं में एक जैसे हैं, क्योंकि उनके सबसे पुराने होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। और आखिर में इन्हीं एक जैसे श्लोकों को जोड़कर सबसे पुराने संभावित पाठ को फिर से बनाया गया। तो इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा वही था, सिर्फ 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि रामायण के कई जाने माने प्रसंग, जिन्हें हम कहानी का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, वो शायद बहुत बाद में जोड़े गए थे। देखिए, ये उन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता, लेकिन ये जरूर बताता है कि वो शायद मूल कहानी का हिस्सा नहीं थे। तो इस पुनर्निर्मित पाठ से कहानी असल में बदलती कैसे है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बालकांड। इस संस्करण से राम के शुरुआती जीवन के बारे में हमें क्या नई बातें पता चलती हैं जो हमारी आज की समझ से थोड़ी अलग हैं। इस संस्करण के बालकांड में राम एक नायक के तौर पर उभरते हैं। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। वो विष्णु के अंश के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी दिव्यता से पूरी तरह अनजान है। उनका लक्ष्य एकदम साफ है, रावण का वध। विश्वामित्र के मार्गदर्शन में वो एक राजकुमार से एक महान योद्धा बनते हैं। वो दिव्यास्त्र चलाना सीखते हैं, ताड़का का वध करते हैं और शिव का धनुष तोड़ते हैं। सीता से विवाह और परशुराम से सामना उनके अवतार की इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये जो पंक्ति है ना, ये इस संस्करण का सार है, उसका निचोड़ है। राम को एक इंसान की तरह ही काम करना था, अपनी दिव्य शक्ति से अनजान रहकर। क्यों? ताकि ब्रह्मा का वो वरदान बना रहे जिसके अनुसार रावण को कोई देवता या दैवीय शक्ति नहीं मार सकती थी। ये सोच बाद के कई भक्ति संस्करणों से बिल्कुल अलग है, जहां राम को अक्सर सर्वज्ञ दिखाया जाता है। तो आलोचनात्मक संस्करण हमें एक ऐसे राम से मिलवाता है जो एक सर्वज्ञ देवता नहीं, बल्कि एक नायक हैं, जो सीखते हैं, विकसित होते हैं, वो संघर्ष करते हैं और एक मनुष्य के रूप में ही अपना भाग्य पूरा करते हैं। ये उनके चरित्र को एक बहुत गहरा मानवीय आयाम देता है। तो फिर इस संस्करण का असली महत्व क्या है? देखिए, इसका मकसद किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है महाकाव्य के इतिहास को समझना। ये हमें ये देखने का मौका देता है कि समय के साथ ये महान कथा कैसे आगे बढ़ी, कैसे विकसित हुई। ये पाठ के अतीत में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है।
ये संस्करण इस बात का सबूत है कि रामायण कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। एक जीती जागती कहानी जिसे हर पीढ़ी ने अपने रंग में रंगा है। पाठ में मिलने वाले ये अंतर इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी असाधारण शक्ति है। ये इसकी लोकप्रियता और समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और आखिर में एक सवाल, किसी कहानी के सबसे पुराने रूप को खोजने की ये कोशिश हमें उसकी कभी न खत्म होने वाली शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि महान कहानियां पत्थर पर नहीं लिखी जाती, वो लोगों के दिलों में लिखी जाती हैं, और वहां वे हर पीढ़ी के साथ फिर से जन्म लेती हैं।